हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग सीरीज का 29th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि देवता आखिर डार्क वंस की शिप को ढूंढ निकालते हैं और सेज किंग्स के साथ साथ साइरेंस भी उनके शिप पर अटैक करने आ रहे हैं। टीजू तुरंत अपने सोल्जर्स को शिप को सिक्योर करने को कहता है ताकि दुश्मन के हमले का जवाब दिया जा सके। इधर गरुड़ अचानक उड़कर आसमान में चला जाता है और पता चलता है कि सेज किंग में से फैंग वहां आ पहुंचा है। जिंग की उसे शिप को दोबारा गायब करने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना स्पेल पूरा कर पाए उनके शिप पर हमला हो जाता है। आशी देखता है कि ये तो नीजा का टाइगर है और यहाँ से सीन सीधा नॉर्दर्न माइन पर आता है, जहाँ लीजिंग अभी भी नीजा को ढूंढ रहा है। उसकी सोल्जर्स बताते हैं कि बहुत ढूंढने पर भी नीजा का कुछ पता नहीं चला और तब लीजिंग उन्हें वू गैंग को ढूंढने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि नीजा अपनी जिद में जरूर उसी के पास गया होगा। इधर बाली वू गैंग को अपना चैलेंज याद दिलाता है और उस पर अपनी पॉइजन बॉल से अटैक करता है, लेकिन टीजू बीच में आकर उसके वार को रोक लेता है और कहता है कि हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। उधर गरुड़ फैंग पर अपनी फ्रीजिंग पावर यूज करता है, लेकिन वो अपने अटैक से उसे शिप पर पटक देता है। इससे शिप बैलेंस खोकर एक तरफ झुकने लगता है, लेकिन डार्क वंस किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तभी सेज किंग वू वहां आता है और उसकी आर्मी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो घायल पड़े टाई और लियू को भी हेवन में वापस भेज देते हैं और यून समझ जाता है कि इनसे बचना आसान नहीं होगा। वू गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर यूज करने की सोचता है, लेकिन उसकी की एनर्जी कमजोर पड़ने लगती है। जियो के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और उधर जिंग का हाथ भी पत्थर में बदलने लगता है। वो अपनी आर्मी से उन्हें खत्म करने को बोलता है और वो सब अपनी अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी शिप और उसके आसपास की एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और इससे पहले कि सेज किंग्स कुछ समझ पाए, वू गैंग और उसके साथी शिप के साथ हवा में उड़ने लगते हैं। वो अपने लोगों से उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन एक तेज रोशनी के साथ वो सब गायब हो जाते हैं। वू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और तब फैंग उसे बताता है कि ये जरूर फैंटम आइलैंड वालों का काम है, क्योंकि वही की एनर्जी का ऐसा यूज कर सकते हैं। वो अपने लोगों से उस आइलैंड को ढूंढने को कहता है और साइरेंस को भी मैसेज भेजता है कि समुद्र में भी उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए। वू गैंग आँख खुलने पर खुद को फैंटम आइलैंड पर पाता है और देखता है कि उसके बाकी साथी भी सही सलामत हैं। वो इस बारे में जियो से पूछता है और वो बताता है कि ये शायद फैंटम क्लैन की टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। वू गैंग को याद आता है कि आइलैंड पर काफी ऐसी पावर्स हैं जिनके बारे में वो अभी तक नहीं जान पाए हैं। यहीं हम एक स्कॉर्पियन को देखते हैं जो असल में लेन्यू नाम के सेज किंग का जासूस है और इससे शैनियन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। लेन्यू ये लोकेशन वू से शेयर करने को कहता है, लेकिन शैनियन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि फिलहाल उन्हें इस लड़ाई से पीछे हट जाना चाहिए। उधर सिवांग दुश्मन की इंफॉर्मेशन लेकर वापस आता है और बताता है कि साइरन क्लैन हमसे करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन देवता अब वहाँ से वापस जा चुके हैं। तभी वो गैंग को वहाँ एक जानी पहचानी आवाज आती है जो उस इंसान की है जिसने उन सब की जान बचाई है और वो गैंग को लगता है कि जैसे वो उसे अच्छे से जानता है। फिर वो आदमी पलटकर अपना चेहरा दिखाता है और पता चलता है कि ये उनका खोया हुआ दोस्त जियांग है, जिसे वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। वो गैंग उसे देखकर बहुत खुश होता है और आशी और बाई की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। जियो नोटिस करता है कि जियांग का शरीर की एनर्जी से भरा हुआ है और ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। बाई जियांग से पूछती है कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था और तब जियांग उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है। वू गैंग को ढूंढते हुए उसकी मुलाकात लॉर्ड बायू से हुई, जो खुद भी फैंटम आइलैंड के निवासी हैं, और वो उसे अपने साथ फैंटम आइलैंड ले आए। यहाँ उन्होंने उसे की एनर्जी की ट्रेनिंग दी और उन्हीं के कहने पर उसने सबकी जान बचाई है। वो चारों दोबारा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपने बिताए पुराने पलों को याद करते हैं। जिंग भी उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस होता है और कीवू को बताता है कि ये लड़का आगे चलकर हमारी मदद कर सकता है। आगे जियांग वू गैंग के टीचर जियो से मिलता है और कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जियो से बताता है कि मेरी जर्नी भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी है और मुझे भी इंस्पिरेशन लॉर्ड बायू से ही मिली थी। तभी टीजू आकर बताता है कि उनका शिप तैयार होने वाला है और उसे पानी में उतारने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। जिंग उसे थोड़ा वेट करने को कहता है, क्योंकि फुल मून के बाद हाई टाइड से पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा और इससे शिप पानी में आसानी से जा सकता है। वो गैंग देखता है कि फॉलन वंस की बाकी मेंबर वहाँ नहीं हैं और वो उन्हें ढूंढने में जियांग की मदद मांगता है। जिंग भी टीजू और सिवांग को शिप के पास भेजता है और कीवू से शी जिंग को चेक करने को कहता है।
कीवू देखती है कि शीजिंग अपने नॉर्मल रूप में वापस आ चुका है और वो उसे कैसे आजाद कर देती है। शीजिंग अपना ध्यान रखने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और कीवू उसे बताती है कि ये लड़ाई हम दोनों की है और जल्दी ही तुम्हें अपना दूसरा मौका मिलेगा। उधर वू गैंग फॉलन वंस के मेंबर्स को ढूंढ लेता है जो फैंटम आइलैंड को चेक करने गए थे और वो लोग आगे शिप की ओर बढ़ने लगते हैं। क्यू वो गैंग से इस आइलैंड के बारे में पूछती है और वो कहता है कि इसके बारे में जियांग आपको बताएगा। जियांग उन्हें बताता है कि ये जगह तो मेन आइलैंड का एक एक्सटेंशन है और हाई टाइड में ये पानी में डूब जाता है और इसीलिए लॉर्ड बायू और उनके लोग मेन आइलैंड पर रहते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता कोई नहीं जानता और सिर्फ लॉर्ड बायू उसे खोल सकते हैं। जिंग को लगता है कि लॉर्ड बायू लड़ाई में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जियांग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि फैंटम आइलैंड के लोगों को शांति पसंद है। जिंग उसे एक बार लॉर्ड बायू को अपना मैसेज देने को कहता है, लेकिन जियांग बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन से ज्यादा क्रिएशन में बिलीव करते हैं। इस पर जिंग कहता है कि डिस्ट्रक्शन तो देवताओं ने की है और उनकी इस क्रूरता का जवाब तो क्रूरता ही दे सकती है। तब जियांग कहता है कि युद्ध से हमेशा लोगों का नुकसान ही हुआ है और फैंटम आइलैंड इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। वू गैंग उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो लॉर्ड बायू ने उनकी जान क्यों बचाई और क्यों उन्होंने इंसानों को की ट्रेनिंग दी। जियांग कहता है कि ये सब उन्होंने इंसानियत के भले के लिए किया था, लेकिन जी शाओ जैसे कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। अपने पिता के लिए ऐसी बातें सुनकर वो गैंग को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि उन्होंने ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि इंसानों के हक के लिए लड़ी थी। जियांग ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वू गैंग जी शाओ का ही बेटा है और वो बताता है कि मेरे माता पिता की मौत का वही जिम्मेदार है। वू गैंग उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और राशि के समझाने के बावजूद वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। उधर शिप पर डार्क वंस को एक तूफान आता हुआ दिखता है और तभी जिंग वहां आकर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। आशु को अपने दोस्तों की चिंता होती है, लेकिन जिंग उसे बताता है कि जी उन्हें अपने आप संभाल लेगा। इधर जियांग और वू गैंग एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाते हैं और तब जियांग अपनी सिल्वर शील्ड एक्टिवेट करता है। जल्दी ही वो शील्ड वू गैंग को घेर लेती है और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जियांग उस पर शील्ड की रेजोनेंस पावर यूज करता है और बताता है कि इससे तुम्हें की एनर्जी भी नहीं बचा सकती। उसे लगता है कि वू गैंग की स्किल्स बहुत मामूली हैं, लेकिन तभी वू गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर एक्टिवेट करता है। फिर उसे शील्ड अटैक में कमजोरी नजर आती है और वो ऊपर बने होल से बाहर निकल आता है। ये देखकर जियांग अपना स्मेल्टिंग ओरा यूज करता है, लेकिन जियू एंड टाइम पर वू गैंग को बचा लेता है और सोचता है कि वू गैंग की पावर जियांग के आगे कुछ नहीं है। उधर जियांग भी अपने पुराने वक्त को याद करता है और वू गैंग को मैसेज देता है कि आइलैंड डूबने से पहले उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है और जी और वू गैंग भी शिप की ओर निकल जाते हैं। जिंग शिप को तुरंत आगे बढ़ाने को बोलता है और वो देखते हैं कि फैंटम आइलैंड पानी में डूब रहा है। तभी शिप का एंकर नीचे की ओर खींचने लगता है और पानी से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है। डार्क वंस के सोल्जर अपनी पोजीशन लेते हैं और उधर वू गैंग मोनोक्रोम पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर जिंग के कहने पर टीजू एंकर की चेन को काट डालता है और उसके साथ ही वो हाथ भी वापस पानी में चला जाता है। इससे उनका शिप साइड में झुकने लगता है, लेकिन सिवांग किसी तरह उसका बैलेंस फिर से बना लेता है। यहीं दूर हम एक सायरन को बैठे हुए देखते हैं और जिंग तुरंत अपने लोगों को अलर्ट होने को बोलता है। तभी अचानक उन्हें एक और झटका लगता है और एक बहुत बड़ा सी डेविल उनके सामने आ जाता है, जो असल में सायरन क्लैन का किंग है। सायरन किंग कहता है कि तुम लोगों ने हेवन पर बुरी नजर डाली है और देवताओं के ऑर्डर से मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि हेवन तुम्हारा गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन सायरन किंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो उन्हें अपनी लाइफ को अलविदा बोलने को कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।